हमें जीवित रहने के लिए पोषण आहार की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह धरती माता को भी अपने खुद के पोषण के लिए जीव जंतुओं की ज़रूरत होती है, जो धरती माता की मिट्टी को जीवन के साथ पोषण प्रदान करती हैं। लेकिन रासायनिक खेती ने इन जीव जंतुओं को मारने का काम किया है। यह बात अब दुनिया की समझ में आ रही है। इसीलिए हमारे देश का किसान अब जैविक खेती की ओर रुख कर रहा है। आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्राम पोलाय जागीर के रहने वाले हैं। उनका नाम है लक्ष्मी नारायण दुबलिया। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण दुबलिया, गांव पोलाय जागीर है, तहसील सोनकर, जिला देवास। इनके पास मात्र 9 बीघा ज़मीन है। इसमें से 1 बीघा ज़मीन पर इनका मकान, तालाब और मवेशी बांधने की जगह छोड़ रखी है। 8 बीघा ज़मीन पर यह खेती करते हैं। अपनी 3 बीघा ज़मीन पर इन्होंने जैविक खेती शुरू की। 3 साल में ही ये उन्नत कृषक की श्रेणी में आ गए। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अगर कोई व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुँचने की दृढ़ इच्छा रख ले तो उसे सफलता की सीढ़ियाँ मिल ही जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लक्ष्मी नारायण के साथ। लक्ष्मी नारायण मात्र 10वीं तक पढ़े हैं, किंतु जैविक खेती किसानी को लेकर उनके पास ज्ञान का भंडार है। दूर दराज के किसान भी उनके पास सलाह लेने आते हैं। लक्ष्मी नारायण दूर दूर जाकर सेमिनार भी संबोधित करते हैं। महज 3 साल की जैविक खेती ने उन्हें आर्थिक संकटों से उबार दिया। अब उनकी गिनती उन्नत कृषकों में होने लगी है। सुनिए क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण दुबलिया। आप जैविक खेती कब से कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? मैंने पूर्णतः जैविक तो सर 3 साल पहले से शुरू कर दिया। इसके पहले से प्रयास थे, लेकिन 3 साल पहले से तो जैविक पे उतर आया हूँ। और जो जैविक के लिए जो आदान सामग्री या जो खेती को करने के लिए जो संसाधन है वो मैं घर पे ही जुटाता हूँ। बाजार से निर्भरता अब मैंने कम कर दी, क्योंकि बाजार में तो आपको कुछ भी करे तो रासायनिक मिला। जब हम अपनी आँखों से, अपने हाथ से, अपने यहाँ, अपने थ्रू, अपने माध्यम से जब चीज़ें जैविक बनाएंगे तो पूर्णतः 100% शुद्ध जैविक होगा। कौन कौन सी फसलें आप जैविक खेती से ले रहे हैं इस समय? अभी फिलहाल वर्तमान में चना है, घर के खाने के लिए गेहूं है, बीज बनाने के लिए गेहूं है, घर खाने के लिए जैसे लहसुन है, प्याज है। और अभी जो ऋतु की जो फसलें, मतलब जो सब्जियां हैं, जैसे अभी मूली है, गाजर है, चुकंदर है, और आपका मेथी है, पालक है, बैगन है, जो भी अभी इस सीजन के लिए जो फसलें हैं सब्जी वाली, वो मैंने सब जैविक लगा रखी है। घर के उपयोग के लिए, उपयोग के लिए। अच्छा, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि जैविक खेती करना चाहिए? जी, प्रेरणा तो जैसे कि किसानों से भी मिलते रहते हैं। हम लोग सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, छोटे छोटे कृषि विभाग के कार्यक्रम हैं, और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट करवाता है, केवीके करवाता है। इस तरह सब जगह जाने से एक थोड़ा सा जानकारी में आया कि इस तरह से चीज़ें होती है, और फिर जो उसके लिए जो ज़रूरत की सामग्री जो होती है वो किस तरह से जुटाना है, ये वहाँ बाहर जा के, जैसे जवाहरलाल नेहरू जैन केवी में गए हम लोग। केवीके देवास है, केवीके इंदौर है, गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर है, सोयाबीन अनुसंधान ये कृषि विश्वविद्यालय जो RVS जो है, राजमाता विजयराजे सिंधिया, यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में आके धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग समझने लगे, और मीडिया के माध्यम से। आप यह जो लहलहाती हुई चने की फसल देख रहे हैं, यह पूरी तरह जैविक पद्धति से की गई है। उन्होंने इस जमीन पर जैविक खेती करने से पहले तालाब की मिट्टी खोदकर उसे खेत में डाला, जिससे कि पूर्व में करते आ रहे रासायनिक खेती का असर मिट्टी पर नहीं रहे। इस फसल को उन्होंने रेड बेड पद्धति से किया है। रेड बेड पद्धति में खेत में नालियाँ और मेड़ बनाई जाती हैं, जिससे अतिवर्षा में पानी नालियों से निकलकर बाहर हो जाता है, और अवर्षा की स्थिति में खेत में पानी देने के बाद 21 दिन तक पौधों में नमी बनी रहती है, जिससे फसल का नुकसान नहीं होता। देखिए कैसे होती है रेड बेड पद्धति से खेती। सर, ये मेड़ नाली विधि होती है। एक मेड़ होती है, एक नाली होती है, क्रमशः बताओ वो कहाँ है? ये रही सर, ये आपको दिखेगी, पास से सर क्लोजअप लेना इसका। ये नाली है
और ये इसकी बेड बनी हुई है, ये ऊंची मेड़ नाली, ये कूड़ और नाली ऐसे लगातार क्रमशः बना हुआ रहता है। ये ऐसे पूरे खेत में ही है। क्या फायदा होता है इससे? सर इसमें एक तो एरेशन अच्छा होगा जी, है ना, कीड़ा वगैरह भी इसमें आके इकट्ठे हो जाते हैं, पानी देने में सुविधा रहती है। पानी देने में किस तरह की सुविधा रहती है? ये पानी मतलब ज्यादा नहीं लगता है और पानी इजीली निकल जाता है। और कभी अगर जैसा कि आप बता रहे थे कि पानी अगर ज्यादा आ गया तो उसमें भी हाँ, बचत यदि होती है। गलती से पानी ज्यादा भी आ जाता है, वैसे चने में तो लगाते नहीं ज्यादा, लेकिन गलती से ज्यादा भी आ जाता है तो यहाँ डंप नहीं होगा, पानी स्टॉक नहीं होगा, इस कारण फसलें खराब नहीं होगी, पानी बह के खेतों में नालियों के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो वो एक जो नुकसान होता है वो भी बच जाता है। ये पद्धति कैसे समझ में आई आपको, कैसे सीखने को मिली और ये कब से कर रहे हैं आप? सर ये मैं सन 2014 से कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और केवीके देवास जी। के माध्यम से इस पद्धति के बारे में जानकारी मिली और फिर वहाँ जाके देख के मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा। डिपार्टमेंट वालों ने तो आके बुवाया अभी सही जी। यहाँ पे। तो शुरुआत उन्होंने की, बाद में हम लोग संसाधन अरेंज करके हम लोग उस पर लग गए। तो 2014 से कर रहे हैं। इसका फायदा पर्याप्त मिल रहा है? पर्याप्त फायदा है सर। इस क्षेत्र में ऐसे कितने किसान होंगे जो इस तरह से? इस क्षेत्र में जो चना लगाता है वो तो 90% लोग चना बेड पे लगाते हैं सर। जी। और आजकल तो गेहूं पे भी आने लग गए धीरे धीरे, गेहूं और सोयाबीन पे। अपनी खेती पर जीरो बजट खेती कैसे हो, इसके लिए लक्ष्मी नारायण खुद कहते हैं कि आजकल फसलों में सबसे ज़्यादा खर्च खाद और कीटनाशक दवाइयों का होता है। उन्होंने अपने खेत में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह बंद कर दिया है। वे अपने खेत में केचुआ खाद और गोबर खाद का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक की जगह नीम के पत्ते का पानी और छाछ की बनाई हुई कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। ये जैविक मट्ठा है जो गाय और भैंस के जो हमारी छाछ बनाते हैं, उसमें उसको छाछ को इकट्ठा करके लगभग 15 दिन 1 महीना हम लोग सड़ाते हैं इसमें तांबे का एक कुछ भी पात्र डाल के, और फिर इसको हम चाहें तो खेतों में पानी के साथ चला दें या पंप में भर के छिड़क दें। इस तरह से कीड़ों से ऊपर का भी बचाव करेगा और नीचे जो फंगस आती है खेतों में जो बिल्ट आता है उससे भी ये बचाव करेगा। और दूसरा ये इधर पास में हमने बायो पोटास बना रखा है, यानी कि पोटास के लिए आपको बाजार पे निर्भरता नहीं होगी। हमारे खेत पे बेल का फल है, बेल के फल को 5 किलो बेल का गुदा निकाल के और 1 किलो गुड़ मिला के और बाकी डिकम्पोजर का घोल वो मिला के हम इसको 45 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको हम चाहें तो ज़मीन में ड्रिप के माध्यम से, वेंचुरी के माध्यम से, पानी में टिप टिप बोतल के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से, जो भी आपकी सहूलियत हो, जिस भी माध्यम पे आप जाना चाहें उस पर दे कि आपको पोटास की पूर्ति करता है और पूरी तरह से जैविक है, 10 साल तक खराब नहीं होता। अच्छा, कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं रासायनिक खेती और जैविक खेती में? जी हाँ, बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे लागत घटना, सारे संसाधन हमारे घर पे उपलब्ध हो गए अब। और संसाधनों को उपलब्धता क्या है तो सभी के पास, लेकिन हम लोग उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, दौड़ के सीधे हम बाजार पे चले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा जैसा कि माना जाता है कि रासायनिक खेती में सबसे ज्यादा खर्चा ही जो है खाद का होता है, खाद और पेस्टिसाइड का, वो पूरा बच गया है यहाँ पर। वो तो जीरो हो गया ना सर जी। वो तो जब आप बाजार जाएंगे नहीं खरीदने तो आपका खर्चा होगा ही नहीं। अच्छा, जैविक खाद आप खुद बनाते हैं? मैं घर पे बनाते हैं हम लोग जी, केचुए से। केचुए की भी और घुड़े की भी जो कंपोस्ट होती है वो भी, प्राकृतिक तरीके जो परंपरागत है वो भी, और केचुए से भी। कितने प्रतिशत की बचत महसूस कर रहे हैं आप? अब आप सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा है किसान का रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों पे आज निर्भरता। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए या आप कोई भी कृषि विभाग या केवीके या यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेज का आप डाटा उठा के कोई प्राइवेट एनजीओ के माध्यम से आप सर्वे करवा लीजिए तो हर किसान ये बोलेगा कि लागत बढ़ गई। और लागत बढ़ी तो कहाँ बढ़ी कि एक तो फर्टिलाइज़र का खर्चा बढ़ रहा है, रासायनिक खाद का, और रासायनिक दवाइयों का। दवाई तो नहीं कह सकते इसको, सीधा अगर जहर कहेंगे तो किसानों में जागृति जल्दी आएगी कि हम जहर ना डालें। तो इसका खर्चा बढ़ रहा है। रासायनिक खाद दवाई जब एक बार आप डालेंगे तो वो एक एडिक्शन यानी एक नशे की तरह होता है। जैसे आपने एक बार नशा किया और दूसरी बार फिर तलब लगेगी, ऐसे ही फसलों को भी तलब लगती है। तो आपका जिस तरह से आपकी लागत घटी है, तो ये अब मान लिया जाए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, तो वो बन रहा है? हाँ, मैं तो धीरे धीरे उसी और अग्रसर हूँ। अब मैं ये है कि किसान, हमारे प्रदेश का किसान कब इसकी तरफ अग्रसर हो और यदि मेरे लायक कोई सेवा हो, जानकारी हो, तो मैं सदैव उपलब्ध हूँ। अच्छा, आपके पास कुछ किसान आते हैं सलाह लेने? मेरे यहाँ बहुत किसान आते हैं। इवन पूरे मध्य प्रदेश से मेरे पास हजारों किसानों के पास मेरे फ़ोन नंबर है जो दिन भर मुझसे कॉल से जुड़े रहते हैं और खेती के बारे में जानकारी मैं साझा करता रहता हूँ। मैं खुद स्वयं अपनी तरफ से मीटिंग और सेमिनार अरेंज करके, जैसे मैं अभी
4 दिन पहले ही अपने देवास जिले का सबसे नीट और क्लीन पंचायत है, और शायद पूरे देश की अच्छी पंचायत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कार दिया। बचखाल करके गांव है, हमारे देवास जिले का आखिरी कॉर्नर पे गांव है। वहाँ भी मैं एक 1.5 घंटे का मैं एक मीटिंग, एक कृषक समारोह टाइप, मिलन समारोह टाइप में करके आया हूँ, जिसका उधर क्षेत्रीय मीडिया में और क्षेत्रीय समाचार पत्र में उसका संकलन छपा है। 4 दिन पहले ही मैं वहाँ करके आया हूँ। केचुआ खाद भी लक्ष्मी नारायण अपने खेत पर खुद ही बनाते हैं। अब तो उनके खेत में इतने केचुए हो गए कि अपने आप ही खाद का निर्माण होता रहता है। हाँ, शुरुआती दौर में ज़रूर थोड़ी दिक्कतें आई थी। तो मेन जो अभी निकाला वो ये वर्मी कंपोस्ट है, ये जैविक खाद, केंचुए वाली खाद है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भूरभूरी खाद है, दानेदार चाय की पत्ती जैसी। और ये हम लोग जो गोबर वगैरह रहता है, हमारा कचरा वेस्ट रहता है फसलों का, उससे ये जो बेड लगी है, इस बेड के अंदर केंचुए और कचरा डाल के हम लोग इससे खाद तैयार करते हैं। इतना बना पड़ा और इतना वहाँ ढेर पड़ा है। ये इतना हम लोग साल भर के लिए हम लोगों ने स्टॉक कर लिया है। केंचुए भी है सर अंदर इसमें। ये अंदर और पूरी तरह से जैविक खाद है सर। और ये इस्तेमाल में भी आसान है मेरे हिसाब से। जो कितना समय लगता है इसको बनाने में? 3 महीना। 3 महीने में तैयार हो जाती है? 3 महीने में तैयार हो जाती है। तो एक आप एक साइकिल प्रोसेस रखते होंगे? हाँ, आप साइकिल बिल्कुल रखते हैं ना, मतलब वो हम लोग जैसे पूरा स्टॉक रखते हैं, पूरा रॉ मटेरियल, कि 3 महीने में जब ये निकलेगा, जब तक उतना दूसरा हम मटेरियल स्टॉक करके रखते हैं। अच्छा। तो वो जैसे वो बेड खाली होती है, हम लोग फिर से इंस्टॉल कर देते हैं उसको। और वो केंचुए भी दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। यदि आज 1 किलो डालें तो जैसे हम लोग बेड खाली करेंगे तो 5-7 किलो निकलेंगे। जहाँ भी रासायनिक खेती होती है वहाँ पक्षी या तो आते ही नहीं, और आते भी हैं तो बहुत कम तादाद में। किंतु इस समय लक्ष्मी नारायण के खेत में टिटहरी, चिड़िया सहित तमाम प्रजाति के पक्षी आते हैं, जिनके बैठने के लिए खेत में जगह जगह टी आकार की खूंटी, जिसे बर्ड फाल्चर कहते हैं, लगा दी गई हैं। पक्षी इन खूंटियों पर बैठते हैं और फसलों में लगी ईल और कीट को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं, वहीं फसलों को कीट और ईल से मुक्त करते हैं। कीड़ों के लिए सबसे पहले तो हमने बर्ड पर्चर लगाए खेत में, खूंटियाँ टी आकार की, बहुत अच्छा ये लगाई है। तो जो अपने ईगल वगैरह, जो चिड़िया वगैरह रहती है, तो कीड़ों को खा जाती है। बहुत बढ़िया। फील्ड के लोग हैं? नहीं सर, वो हमें बीज की मात्रा जरूर, हाँ, सीड की मात्रा बीज के अंदर की, मतलब कितना एकड़ का कितना डाला। फसलों को कीट के प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने अपने खेत में निर्धारित दूरी पर फेरोमेन ट्रैप लगा रखे हैं, जिसमें मादा कीट की खुशबू होती है, जिसके आकर्षण में नर कीट उसमें पहुंचते हैं और वहीं ट्रैप हो जाते हैं, जिससे कीटों की जनरेशन ग्रोथ को रोका जाता है। फेरोमोन ट्रैप आप देख रहे हैं खेत में 1 एकड़ के हिसाब से 5-6 हमने लगा रखे हैं। अच्छा। तो उसमें ल्योर आते हैं, सेप्टा आते हैं, अलग अलग इल्लियों के, टोबैको कैटरपिलर के, हिलियोथिस के, हेलिकोपर वार्मिजेरा के, और आपके हरियर अर्धकुंडलक इल्ली के, इनके ल्योर आते हैं अलग अलग। तो वो हम इसमें लगाते हैं। तो जो मादा फीमेल की उसके अंदर खुशबू रहती है, वो खुशबू से जो नर कीट जो रहता है, वो कीट उसकी तरफ आकर्षित होकर इसमें ट्रैप हो जाता है। क्योंकि वो एक की जो मादा रहती है, वो कम से कम 200 से 500 से लेके अलग अलग जो इल्लियाँ, जो उनकी जो प्रजातियाँ रहती है, वो अलग अलग उसमें अनुपात में अंडे देती है। तो इस तरह से हम उनकी आबादी को भी कंट्रोल कर पाते हैं। और हमको एक संकेत भी मिल जाता है कि यदि एक दिन में 4 या 6 से ज़्यादा कीट इसमें ट्रैप हो गए, तो आप इसके लिए कोई भी जैविक कर रहे हैं तो जैविक विधि अपना है, नीम ऑयल है, अब तम्बाकू का पानी है, और इनका जो छाछ है, खट्टी है, छींटे, या जो कोई रासायनिक विधि कर रहा तो उसके लिए वो रासायनिक उपचार पे जाए। दूसरा, आपको एक दिन में एवरेज कितने इसमें मादा वो एडल्ट फंस जाते? सर वो मौसम के हिसाब से रहता है, यानी कि ये जैसे एक एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज तो सर कभी कभी तो 10-10 आ जाते हैं। अच्छा। लक्ष्मी नारायण के यहाँ पानी की कमी है। उन्होंने कृषि विभाग की योजना के तहत अपने खेत में तालाब खुदवाया, किंतु गर्मी आने के पहले ही वह सूख जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी यह तालाब सूखा पड़ा है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी नारायण ने कृषि विभाग की योजना के तहत अपने खेत में स्प्रिंकलर पंप लगा रखे हैं, जिससे कम पानी में वे अपनी खेती में
पर्याप्त सिंचाई भी कर लेते हैं। ये पक्षी आ रहा है, ये इनकी भी फोटो कर ले। यार ये फोटो लेना, पक्षी उड़ रहा है, इनकी भी निकाल ले लेना। तो जैवे के तो यहाँ पक्षी आ रहे हैं, पक्षी मधुमक्खियाँ मिलेगी। फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नीलगाय, हिरण या अन्य वन्य प्राणी वहां नहीं आए, इसके लिए भी उन्होंने अपने खेत में एक विशेष यंत्र लगा रखा है जो करीब 3 दर्जन तरह की अलग अलग आवाज़ें निकालता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ कोई मवेशी या जीव नहीं आते जो फसलों को नुकसान पहुँचाने में अपनी भूमिका अदा करते हों। लक्ष्मी नारायण अपने मवेशियों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपने खेत के एक हिस्से में अमेरिकन घास की पैदावार शुरू की है। वे अपने मवेशियों को अब बरसीम नहीं खिलाते। मवेशियों के लिए अमेरिकन घास की पैदावार भी वे जैविक पद्धति से करते हैं ताकि मवेशियों का दूध भी उन्हें बेहतर किस्म का मिल सके। ये पशुओं को खिलाने के लिए अमेरिकन ग्रास करके आती है जी। तो ये हमने बरसीम की जगह इसको मतलब चुना है। बरसीम खिलाने से पशु बीमार जैसा रहता है और दूध भी पतला सा देता है ना। और इसको खिलाने से पशु का जो डाइजेशन रहेगा वो बहुत अच्छा रहता है, यानी कि ये पचने में आसान है। पशु चाव से खाता है, ये मीठा है। दूसरा आप इसकी चमक भी देख सकते हैं, जैसे कहीं तेल इस पर स्प्रे कर दिया हो, इस कारण इसके अंदर फैट की मात्रा भी ज़्यादा है सर। और फैट की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो दूध की मात्रा बढ़ेगी और दूध के रेट भी ज़्यादा मिलेंगे और पशु स्वस्थ रहेगा इसको खाने से। क्या ये भी ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं या इसमें रासायनिक खाद डालते हैं? पूरा वहाँ से जो आपको एरिया बताया ना वो तो पूरा ऑर्गेनिक कर रखा हमने, इसको जहर मुक्त कर दिया। मतलब पशुओं का भोजन भी ऑर्गेनिक? तो अपने लिए तो सब ऑर्गेनिक कर रहे हैं खुद के लिए। तो ये जो अमेरिकन घास है ये कब से लगाना शुरू किया आपने? ये 5 साल हो गए। अच्छा, इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि ये अमेरिकन घास खिलाए? ये भी मैंने किसान के यहाँ देखा था, तो जब इस तरह से जैसे आप जो जानकारी हासिल कर रहे हैं इस तरह से जानकारी उससे हासिल की और प्रेरित होकर इसको मैंने फिर अपने यहाँ पे थोड़ा सा एक हिस्से में लगाया। जब अच्छा लगा तो अगली बार से इसको बढ़ा दिया, यानी कि अब पशुओं को खिलाने के लिए सिर्फ मैं ही लगाता हूँ, बरसीम नहीं लगाता। सोलर लगा रखा है लक्ष्मी नारायण दुबलिया ने। सरकार की योजना के तहत लक्ष्मी नारायण ने अपने खेत में सोलर प्लांट भी लगा रखा है, जहां से बिजली पैदा होती है, जिससे वे अपनी खेती तो करते ही हैं, अपने घर की बिजली भी जलाते हैं और बिजली के बिलों के झंझट से उन्होंने मुक्ति पाली है। पक्षी आ रहा है, ये इनकी भी फोटो कर ले। लहसुन की जो खेती है ये भी जैविक है और इसमें बीच में दूसरे गेहूं बोए हुए हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी, क्या है? ये लहसुन बोया है और इसमें जो रिक्त स्थान था जी, पालियों के बीच में जो खाली जगह छूट जाती है पानी को इधर से इधर डिवाइड करने के लिए, तो ये हमने बीच में गेहूं लगा दिया है। तो इससे एक एडिशनल हमको उपज मिलेगी। दूसरा यहाँ नई वैरायटी का बीज अनुसंधान से थोड़ा थोड़ा कभी हमको मिल जाता है, तो उससे ये एक बीज बन जाता है और पौधे के कैरेक्टर पता हो जाते हैं, कितने दिन की वैरायटी ये पता चल जाता है और इधर से इधर जो दूसरी वैरायटी हो कंटेमिनेशन नहीं होगा और इधर से कीड़ों को ट्रैप भी करेगा। इस तरह 3-4 इसके लाभ हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दूसरे किसान साथियों से? मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि बाजारवाद से हटें, उपभोक्तावाद से या बाजार से कटने का प्रयास करें। हमारे आसपास जो प्रकृति ने या हमारे जो हमारी जो पहली वाली पीढ़ी थी, पूर्वजों ने जो हमारे लिए संसाधन छोड़ रखे, उनकी तरफ थोड़ा नज़रिया डालें, अपनी नज़र दृष्टिकोण उधर घुमाएं कि ये जो चीज़ है ये हमारे क्या उपयोग हो सकती है। जैसे कि मैंने चीज़ें आपको बहुत सारी बताई है, जो मेरे यहाँ उपलब्ध जो संसाधन है उनका मैं बेहतर उपयोग करके मेरे खर्चे घटा के उत्पादन में बढ़ा रहा हूँ, जिससे मेरा स्वास्थ्य, मेरे परिवार का स्वास्थ्य, मेरी ज़मीन का स्वास्थ्य, मेरे यहाँ पैदा होने वाला उत्पाद जो लोगों के घर तक पहुँचेगा किसी के भी माध्यम से, चाहे कमीशन एजेंट के माध्यम से, व्यापारी के माध्यम से, दुकान के माध्यम से, उनको एक जैविक उत्पाद मिलेगा।
और मैं आशा करता हूँ कि सभी किसान भाई प्रयास करें, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा शुरुआत करें, छोटे छोटे कदमों से, नन्हे कदमों से एक शुरुआत करें कि भाई हमारे पास ये 10 एकड़ ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन, 1 बीघा पे हम लोग छोटा सा एक रिस्क लें। और उसके पहले पूरा मार्केट से होमवर्क, मैं नहीं कहता कि मैं किसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या समझदार हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान हैं जहाँ से आप मटेरियल इकट्ठा करके और जानकारी लेकर और उसको एक धीरे से एक छोटी सी शुरुआत करें। मुझे विश्वास है कि एक अगर उन्होंने छोटी सी शुरुआत की तो आगे जाके वो उसको एक बड़े क्षेत्रफल में करके अपना खर्चा घटाएंगे और अपना एक खुशहाल जीवन जिएंगे। तो ये थे देवास जिले के उन्नत किसान लक्ष्मी नारायण दुबलिया, जो चाहे पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए हों, किंतु उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर खेती के हुनर सीखे, जैविक खेती सीखी, फसलों का विविधीकरण और रेड बेड पद्धति, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे तमाम प्रयोग कर अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने अपनी खेती को जीरो बजट पर लाने में सफलता पाई है। बाजार की निर्भरता बहुत ही कम हो गई है। वे खुश हैं कि वे अब अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। बहुत जल्द ही वे अपनी पूरी ज़मीन पर जैविक खेती करने की इच्छा रखते हैं और वे प्रयासरत हैं कि यह इच्छा उनकी जल्द पूरी हो जाए।